Hello बच्चों, you all are welcomed in my class again. In my today's video, I gonna explain you your third poem, The Voice of the Wren, written by Walt Whitman. First of all, इसका overview देख लेते हैं. The voice of the wren is an imaginary dialogue between the poet and the wren. इसमें imaginary dialogue हो रहा है poet और wren के बीच में. Imaginary इसलिए क्योंकि real में तो wren बात कर नहीं सकती है. The poet casually asks the wren who it is. पोएट उससे पूछता है कि कौन हो तुम. टू ही सरप्राइज द रैन आंसर, और सरप्राइज इस बात का होता है कि रैन उसको आंसर भी दे रही है. एंड टेल्स अबाउट इट्स बर्थ एंड एंड, और रैन अपने बर्थ, अपने ओरिजिन और उसके एंड के बारे में बता रही है. मीन्स ओवरऑल ये अपने वाटर साइकिल के बारे में बता रही है कि किस तरह से ये लैंड से वेपर से बनती है, क्लाउड बनती है और फिर रैन के फॉर्म पे अगेन ये वापस आती है. तो इस तरह से पोएट इसकी इस टेल को, इसकी स्टोरी को very beautifully translates it to the reader. Let's watch it. So guys, this is the first stanza of the poem, The Voice of the Wren. And who art thou, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer, as here translated. ये फर्स्ट की दो लाइन पे पोएट अपनी बात कह रहा है. फर्स्ट में वो रेन से पूछ रहा है हु आर्ट दाउ. यहाँ पे ये जो आर्ट है ये आर का ओल्ड फैशन यूज़ है एंड दाउ जो है वो यू का ओल्ड फैशन यूज़ है, जो कि पोएम में यूज़ किया जाता था और आज के समय पर ये प्रचलन में नहीं है. तो पहला ही क्वेश्चन जो है वो पोएट का ये है कि हु आर यू. वो रेन से पूछ रहा है कि तुम कौन हो. सेड आई, मैंने पूछा. टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, किससे? जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर थी, एकदम हल्की गिरने वाली जो शावर थी, बौछार थी. विच स्ट्रेंज टू टेल, स्ट्रेंज टू टेल यहाँ पर पोएट ये बता रहा है कि एकदम स्ट्रेंज बात है, अजीब बात थी कि उसने गेव मी एन आंसर, उसने मुझे आंसर भी दिया. एज हियर ट्रांसलेटेड, और उस आंसर को यहाँ पर पोएट ने ट्रांसलेट किया हुआ है. तो शुरू की इन दो लाइन पे पोएट अपनी बात कह रहा है जहाँ पर वह रैन से पूछ रहा है उसकी आइडेंटिटी के बारे में, उसकी पहचान के बारे में, हु आर यू के तौर पर. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. एटर्नल आई राइज, इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी. और ये जो दो लाइनें हैं ये रैन का आंसर है पोएट के लिए. और उसका आंसर क्या है? वो कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ की पोएम हूँ. सैड द वॉइस ऑफ द रैन, रैन की उस वॉइस ने, उस आवाज ने सैड कहा. एटर्नल आई राइज, और मैं एटर्नल मीन्स इन्फिनिट, अनएंडिंग, जो खत्म ही ना हो. तो एटर्नल आई राइज, इम्पैल्पेबल. इम्पैल्पेबल आप अपनी बुक के नीचे देखेंगे, वहाँ पर इसकी मीनिंग दी गई है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसे हम छू नहीं सकते. तो ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो रेन है वो इम्पैल्पेबल है, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये जब राइज होती है, जब ऊपर उठती है, तो वो किस फॉर्म पे होती है? वेपर के फॉर्म पे, इसलिए हम यहाँ पर उसके लिए इम्पैल्पेबल वर्ड आया हुआ है. तो पोएम रैन कहती है कि एटर्नल आई राइज, इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. ये राइज होती है, ऊपर उठती है. कहाँ से? लैंड, जमीन से, एंड द बॉटमलेस सी, जो सी है, समुद्र है, जो कि बॉटमलेस है. मीन्स उसकी जो बॉटम है, उसकी जो गहराई है ना, जो तह है, उसको आका नहीं जा सकता. अथाह जिसके लिए कहते हैं, इतना डीप कि हमें पता भी नहीं है. तो वो लैंड से और बॉटमलेस सी से राइज आउट, ऊपर उठती है. पता है ना, अपन वाटर साइकिल में पढ़ते हैं ना कि जो रेन होती है वो समुद्र से और ज़मीन से वेपर के फॉर्म पर ऊपर जाती है और वहाँ जाके क्लाउड के रूप में फॉर्म होती है और फिर रेन के रूप में फिर नीचे आ जाती है. ये वाटर साइकिल आपने पढ़ा हुआ होगा. Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. यहाँ पर रेन अपने में होने वाले चेंजेस के बारे में बता रही है. पहले वो कह रही है अपवर्ड टू हेवन, कि वो कहाँ जा रही है? अपवर्ड जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है. कहाँ पर? हेवन में. हेवन क्या? स्वर्ग, पैराडाइज. तो ये ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रही है, स्काई की तरफ जा रही है. वेंस, वेंस जो है ना, ये भी ओल्ड फॉर्म है, ओल्ड फैशन फॉर्म है, जिसका मतलब होता है फ्रॉम वेयर, जहाँ से. और जहाँ से क्या होता है? वैगली. वैगली मीन्स होता है
जो कि क्लियर ना हो, स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा डिफरेंट हो, है ना, तो वो क्या है, क्लियर नहीं है, फॉर्म्ड, और वो एक अनक्लियर फॉर्म को बनाती है, एक ऐसा फॉर्म लेती है जो कि वैगली है, नॉट क्लियर है। वो कौन सा फॉर्म है, क्लाउड, वो क्लाउड के फॉर्म पे आ जाती है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, जो कि क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज होता है। जो क्लाउड है वो वाटर वेपर से टोटली क्या है, चेंज है। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी जो उसका बेसिक फीचर है वो कैसा है, सेम है। येट मीन्स होता है फिर भी, मतलब इन दो लाइन पे रेन ये बता रही है कि वो ऊपर जाती है और क्लाउड के रूप में फॉर्म होती है, जो कि एकदम क्या है, वेपर से चेंज है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो ऐसा सेम ही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका जो बेसिक फीचर है वो एक सेम है। I descend to lap the dross, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only latent unborn. अब ये बात की दो लाइन पे रैन ये बता रही है that I descend means नीचे आना, लेप वॉश किसी चीज को धुलना, ड्रॉट सूखा, एटोमीज टाइनी पार्टिकल्स, एटम जिसको बोलते हैं, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, यहाँ पे ग्लोब वर्ड यूज किया गया है अर्थ के लिए। ये अर्थ की जो डस्ट लेयर है, जो यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स हैं, जो यहाँ पर ड्रॉट है, सूखा है, पानी की कमी है, इन सबको लेव करने के लिए मीन्स वॉश करने के लिए ये क्या होती है, डिसेंड, ऊपर स्काई से नीचे आती है। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी, और ये जो सारी चीजें हैं ना, जो अर्थ में सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें जो है विदाउट मी मीन्स विदाउट रेन, ये सब क्या है, वर सीड्स ओनली, वो सिर्फ एक सीड की तरह है, सिर्फ एक बीज की तरह है। क्यों, क्योंकि बिना बारिश के जो है वो कोई भी क्रॉप या कोई भी वेजिटेशन तो ग्रो कर ही नहीं सकती है। तो विदाउट मी वर सीड्स ओनली, रेन बता रही है कि उसके बिना ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पर अर्थ में, वो क्या है, सिर्फ एक सीड है, जो कि क्या होती है, लेटेंट अनबोर्न। लेटेंट मीन्स होता है हिडन, छुपा हुआ, एंड अनबोर्न जिसने अभी तक बर्थ नहीं लिया है। तो सारी चीजें बिना रेन की क्या होती हैं, सीड होती हैं, जो कि हिडन और अनबोर्न होती है। And forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. ये जो लास्ट की दो लाइन है, यहाँ पर रेन ये बता रही है कि forever, हमेशा के लिए, by day and night, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, I give back life. ये क्या करती है, give back life, लाइफ को वापस देती है। कहाँ पर, टू माई ओन ओरिजिन, जो कि इसका ओन ओरिजिन है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, लैंड एंड ओशन से, जमीन से और महासागर से। तो ये उन्हें लाइफ वापस देती है, बारिश के रूप में नीचे आकर के इन्हें क्या करती है, जीवन देती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और इन्हें प्योर करती है, पवित्र बनाती है, एंड ब्यूटीफाई, और इसे सुंदर बनाती है। ब्यूटीफाई क्या है, ब्यूटीफुल से बना हुआ वर्ब फॉर्म है। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. अब ये जो लास्ट की जो दो लाइनें ब्रैकेट में दी गई हैं, ये रैन का आंसर नहीं है। यहाँ पर पोएट ने अपने ओन आइडियाज रखे हुए हैं, अपना नोशन दिया हुआ है। उसने क्या किया है कि इस रैन को ना सॉन्ग से कंपेयर किया है, सॉन्ग को, पोएम को और रेन को एक दूसरे का पैरेलल बनाया हुआ है। कैसे, क्योंकि जो सॉन्ग होता है इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, ये अपने बर्थ प्लेस से इशू होता है, दैट मीन्स पोएट के पास से ये रिलीज होता है, पोएट इसे बनाता है। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, इसके बाद ये क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर वॉन्डरिंग, भटकता रहता है। जो पोएम या सॉन्ग होते हैं यहाँ वहाँ सभी के पास जाते हैं और सभी लोग के पास पहुंचकर उन्हें हैप्पीनेस प्रोवाइड करके ये जिसका एम होता है वो इसे फुलफिलमेंट करते हैं। रैक्ड और अनरैक्ड, रैक्ड और अनरैक्ड यहाँ पर यूज किया गया है विदाउट केयरिंग फॉर एनीथिंग, और उसे किसी चीज की केयर नहीं है कि वेदर समवन लाइक इट और डिसलाइक्ड इट, उसको मतलब नहीं है, उसे जरा भी केयर नहीं है कि किसी ने उसको पसंद किया या नहीं किया। ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, और वो बिना किसी केयर के, बिना किसी परवाह के रिटर्न होता है, वापस आता है। वो भी कैसे, ड्यूली विथ लव, वापस अपने साथ ढेर सारा प्यार लेकर के।
किस फॉर्म पे, अवार्ड के फॉर्म पे, एप्रिसिएशन के फॉर्म पे। तो इस तरीके से क्या होता है, जो सॉन्ग है वो भी रेन की तरह एक साइकिल में मूव करता है।